हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 11वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्थानीय स्वशासन के विषय में समझाऊंगी। इसमें मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय क्षेत्र की जो भी व्यवस्था है उसके बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम आपको पंचायती राज व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। क्या है कि 1992 में 73वां एक संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके बाद इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे पहले जो है इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। जो स्थानीय स्वशासन है उसका जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है और उसने 1882 में मद्रास के अंदर सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है कि संविधान के भाग 4 में, कौन से में, नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में क्या किया, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया, लेकिन इसमें इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। शुरू में मैंने पहले ही बता दिया कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन इसमें क्या था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या था कि सत्ता में जो शक्तियां हैं, पावर हैं, उनको जो है स्थानीय स्वशासन को भी प्रदान किया जाए। उसके बाद क्या आता है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए समितियों का निर्माण। जब इसको संवैधानिक दर्जा इसमें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए कई समितियों का गठन किया गया। सबसे पहली जो समिति बनी वो थी बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर। सबसे पहले इसने कहा कि जो गाँव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक का जो विकास करने के लिए पंचायत समिति हो और जिले का विकास करने के लिए जिला परिषद हो। ठीक है। भारत में इनके आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जो है ये स्थानीय स्वशासन लागू किया गया और दूसरा स्थानीय स्वशासन जो है आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। उसके बाद दूसरी जो समिति बनी वो थी अशोक मेहता समिति। इसका जो गठन था वो 1977 में किया गया, 20 साल बाद। इसने क्या सुझाव दिया, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। इसने 2 स्तरों की पंचायत का दिया। 2 स्तर कौन से, पहला मंडल पंचायत और दूसरा जिला परिषद। इसने क्या किया कि जो ग्राम पंचायत है उसके स्थान पे क्या लगाया, मंडल पंचायत। ठीक है। इसके बाद हुई तीसरी समिति। तीसरी समिति क्या है, GV.K. राय समिति। इसका गठन 1985 में किया गया था और इसने 4 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। 4 स्तर कौन कौन से, पहला कि गांव का विकास ग्राम सभा करे, ब्लॉक का जो विकास है वो मंडल पंचायत करे, जिले का विकास जिला परिषद करे और राज्य का विकास जो है राज्य विकास परिषद करे। इसने क्या एक और सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है उसे वास्तव में माना जाए, ना कि सिर्फ दर्जा दिया जाए। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चौथे नंबर पे आता है सिंघवी समिति। ये 1986 में लागू की गई। इसकी जो सिफारिशें बहुत मेन है, जो पहली आपने पढ़ी बलवंत राय मेहता समिति, ये उसी की तरह बहुत पूछी जाती है। इसने क्या क्या सुझाव दिए, सबसे पहला सुझाव था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था को मान्यता दी जाए। त्रिस्तरीय आप सभी को पता है, पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। दूसरा इसने सुझाव क्या दिया कि ये नाम मात्र की ना होकर इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाए, मतलब संविधान में दर्ज किया जाए इसकी शक्तियों को, इसकी पावर को, और इसके भी और अन्य चुनाव की भांति चुनाव करवाए जाएं। उसके बाद आता है तीसरा, ग्राम पंचायत में सरपंच पद का सुझाव। जो सरपंच बनते हैं गाँव के अंदर, उस पद का सुझाव भी जो है सिंघवी समिति ने दिया था। 5वीं समिति बनी युगन समिति 1988 के अंदर। युगन समिति ने सेम जो है ये जो सिंघवी समिति के हैं सेम सुझाव दिए थे। अब तक आपने पढ़ा कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया और उनके फलस्वरूप क्या नतीजा निकला कि 73वां एक संवैधानिक संशोधन हुआ 1993 में। इसमें क्या है कि पहले राजीव गांधी जी ने भी जो है इसको मानने का या प्रस्ताव पेश किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 को प्रधानमंत्री राव के नेतृत्व में पेश किया गया। किस प्रधानमंत्री राव के नेतृत्व में। फिर क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1993 को जो है इसको मान्यता मिल गई। किसको, स्थानीय स्वशासन को, या कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था को, और इसे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ कि इसको दर्ज किया गया संविधान के भाग 9 में, अनुसूची 11 में, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। इसमें 16 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। इस अनुसूची
कौन सी अनुसूची 11 में 29 कार्य क्षेत्र इसके बारे में दिए गए हैं, जिसमें मुख्य मुख्य कृषि, परिवहन, समाज सेवा, शिक्षा, सड़क आदि जो है कार्य क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अंदर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मान्यता दी गई, लेकिन इसके लिए कंडीशन लगी कि अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होगी, अगर 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मान्यता दी गई। इसको क्या है कि 5 वर्ष में नियमित चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। एक कंडीशन और लगाई गई कि किसी कारणवश अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। इसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया। चुनाव आयोग का गठन, इसके लिए एक चुनाव आयोग बनाया गया और इसके चुनाव का फैसला जो है राज्य सरकार लेती है कि कब चुनाव करवाने हैं। उसके बाद है खंड स्तर पर जो पंचायत समिति है इसको एक प्रशासनिक प्राधिकरण माना गया। अब हम पढ़ते हैं स्थानीय स्वशासन का प्रारूप। सबसे पहले देश में कौन सी सरकार होती है? केंद्र की सरकार, फिर राज्यों की सरकार, उसके बाद आता है स्थानीय स्वशासन। तो हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि ग्राम सभा होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। और नगरीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके स्वरूप को। तो इसमें सबसे पहली जो सबसे छोटी इकाई आती है ग्रामीण क्षेत्र में वो है ग्राम सभा। इसमें क्या है कि 18 वर्ष से ऊपर जिनका नाम मतदाता सूची में हो वो सभी क्या हैं? ग्राम सभा के सदस्य हैं। उसके बाद आती है ग्राम पंचायत। इसमें एक सरपंच और बहुत सारे पंच होते हैं। गांव की जनसंख्या के आधार पर वार्ड बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि वार्ड निश्चित नहीं होते कि कहाँ पर कितने हो, जितनी गांव की जनसंख्या होगी उतने ही वार्ड वहाँ पे बन जाते हैं। प्रत्येक वार्ड का एक पंच होता है। कौन होता है? पंच होता है। और उनका जो मुखिया है वो कौन है? सरपंच है। मतलब जितने वार्ड उतने पंच, और उन पंचों के ऊपर एक मुखिया होता है जिसे हम सरपंच कहते हैं। पंच 5 से 20 हो सकते हैं। अगर छोटा गांव है तो 5, बड़ा गांव है तो 20 हो सकते हैं। इनका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा वोट द्वारा किया जाता है। मतलब क्या है कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो वोट के माध्यम से अपने पंच और सरपंच को चुनते हैं। अब मैं इस प्रारूप के माध्यम से ग्राम पंचायत को समझाती हूँ। सबसे पहले जो है ग्राम सभा के विषय में समझाती हूँ कि गांव के अंदर जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। फिर क्या है, ये है मान लो गांव में जितनी भी जनसंख्या है उसके आधार पर इस पर क्या बनाए गए? वार्ड बनाए गए। फिर क्या होता है कि जो ये ग्राम सभा है ये वोट के माध्यम से इन वार्डों के लिए पंच और पूरे गाँव के लिए एक सरपंच का चुनाव करती है। ठीक है, अब मान लो ये आगे पंच, इनकी मात्रा जो है जनसंख्या के आधार पर जितने वार्ड होंगे उसी के आधार पर निश्चित होती है। ये 5 से 20 हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है इनका जो मुखिया है वो कौन होता है? वो सरपंच होता है। मतलब इनकी वोट के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। अब पढ़ते हैं ग्राम सचिव के विषय में। क्या है कि जो गाँव में पंचायत होती है राज्य सरकार हर पंचायत को एक ग्राम सचिव प्रदान करती है। ठीक है, उसके क्या कार्य हैं? एक तो पंचायत के कार्यों की वो निगरानी रखता है और दूसरा काम क्या है कि पंचायत का वो रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, ऑफिशियली जो रिकॉर्ड है वो ग्राम सचिव के पास होता है। अब बात करते हैं बैठक की। सरपंच पंचों के साथ 1 वर्ष में 4 बैठक करता है। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों की। सबसे पहला कार्य है 10,000 तक के दीवानी और फौजदारी मुकदमे सुलझाना। सरपंच और पंच क्या करते हैं? 10,000 तक के जो भी मुकदमे उनके पास आते हैं दीवानी और फौजदारी उनको सुलझाते हैं। इसे एक लघु न्यायालय भी कहा जाता है। दूसरा कार्य है सड़क, पानी, बिजली, नली और गलियों की समस्याओं को दूर करना। गांव में जो ये समस्याएं हैं इनको दूर करना। तीसरा क्या है? गांव के अंदर विकास की नीतियां बनाना और उनको क्रियान्वयन करना, मतलब लागू करना। चौथा क्या है? सरकारी नीतियों का लाभ ग्राम सभा तक पहुंचाना। जो गांव के लोग हैं उन तक सरकारी नीतियों का जो है लाभ पहुंचाना, ये इसके कार्य हैं। अब दूसरा जो आता है पार्ट वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है? कई गाँवों को मिलाकर ब्लॉक बनता है और ब्लॉक की पंचायतों के समूह को पंचायत समिति कहते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये क्या है? ये गांव है। ठीक है, और इन गांवों के समूह को मिलाकर क्या बना?
ब्लॉक बना और इसको हम कहते हैं पंचायत समिति। इसमें कौन कौन सदस्य हो सकते हैं? इसमें सभी गाँव के सरपंच, BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, किसान प्रतिनिधि जो किसानों के नेता होते हैं वो, सेवा प्रतिनिधि जो और अन्य मामलों में सेवा करते हैं वो प्रतिनिधि, कृषि की जो मार्केटिंग करते हैं, अनाज वगैरह बेचते हैं वो, और कॉरपोरेट सोसाइटी के सदस्य। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें क्या है, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। अब समझाते हैं पंचायत समिति के कार्य। सबसे पहला कार्य है सरकार की स्कीमों को ब्लॉक स्तर पर लागू करना। जो पंचायत की जितनी भी स्कीमें हैं, ठीक है, उनको क्या ब्लॉक स्तर पर लागू करना। दूसरा कार्य है ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाना और रिपोर्ट जिला परिषद को भेजना। क्या है कि बैठक बुलाई जाती है और सभी ग्राम पंचायतों की जो भी रिपोर्ट है वो जिला परिषद में भेजी जाती है। तीसरा काम है वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना। साल की जितनी भी योजनाएं बनती हैं उन पर क्या करना? विचार विमर्श करना। पंचायती राज व्यवस्था का जो तीसरा हिस्सा है वो है जिला परिषद। जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक के समूह अर्थात पंचायत समितियां इसके अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं? देखिए, मान लो मैंने आपको बताया था ये क्या है, गांव है, और गांव के अंदर क्या है? पंचायत है, और बहुत सारे गांव की पंचायतों को मिला के क्या बना? ब्लॉक बना। और ऐसे ही ब्लॉकों के समूह को हम क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं या जिला पंचायत कहते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ब्लॉक कौन? जितने भी जिले के अंदर ब्लॉक आते हैं उनके प्रमुख इसके अंतर्गत आते हैं। जो भी इसके सांसद है वो इसके अंदर आता है, और जो इस जिले का विधायक है वो इसके अंतर्गत आता है। ये सभी इसके सदस्य होते हैं। इसका एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर। इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी में कहते हैं। ये कौन हो सकता है? ये एक IAS अधिकारी हो सकता है, या राज्य लोक सेवा अधिकारी हो सकता है, या CTM भी हो सकता है। इसके बाद जो है इसके कार्य क्या क्या हैं? ये सबसे पहले एक DPC बनाती है। DPC मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना कमेटी। ये क्या करती है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को पंचायत से जोड़ना। जो भी केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनको किससे जोड़ना? सीधे सीधे पंचायतों से जोड़ना। और जो सरकारी जो भी स्कीम है उनको क्या करना? लागू करना। कहाँ पे लागू करना? अपने ब्लॉकों में लागू करना। और ब्लॉकों से वो कहाँ जाएंगी? ग्राम पंचायत के अंतर्गत जाएंगी। 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं हम नगर पालिका के विषय में। अब पढ़ते हम नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में, जो कि 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें इसका वर्णन दिया हुआ है। सबसे पहले हम छोटी इकाई के बारे में पढ़ते हैं। ये है नगर पालिका। जिन शहरों की जनसंख्या 10,000 से 50,000 तक हो उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और पार्षद चुने जाते हैं। इसका जो प्रमुख होता है उसे नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। उसके बाद आता है नगर परिषद। 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या जहाँ पर हो वहाँ पर क्या होता है? नगर परिषद होता है। इसके भी चुनाव होते हैं और इसका जो प्रमुख होता है वो सभापति कहलाता है। इसके बाद आता है नगर निगम। 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर या नगर निगम में आते हैं। इसके जो प्रमुख होते हैं उन्हें महापौर या कहीं कहीं मेयर कहा जाता है। भारत में कुल 205 नगर निगम है, और जो चेन्नई है जिसे हम मद्रास कहते हैं सबसे पुराना नगर निगम है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1687 में हुआ था। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।